गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो अध्याय नंबर 10 चल रहा था उसी के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे आगे। अध्याय नंबर 10 जैव रसायन पढ़ रहे थे अपन। जैव रसायन पढ़ रहे थे, तो जैव रसायन के संदर्भ में अपन बातें कर रहे थे आपके न्यूक्लिक अम्ल के अंदर। तो अपन ने एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कंप्लीट कर लिया था और न्यूक्लिक अम्ल पढ़ रहे थे अपन। क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक एसिड के संदर्भ में अपन पढ़ रहे थे। तो न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है, इनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर अपन ने पढ़ लिया था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जो बातें कर ली थी अपन ने, है ना। एक तो होता है आपके RNA, क्या होता है, एक तो RNA और दूसरा होता है आपके DNA। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने बात कर ली थी न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, RNA और DNA के बारे में। फिर अपन ने इसके आगे शुरू किया था आपके न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन पढ़ा था अपन ने। क्या पढ़ा था? रासायनिक संगठन पढ़ा। तो रासायनिक संगठन के अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके कि रासायनिक संगठन क्या क्या हो सकता है इसके संदर्भ में। तो रासायनिक संगठन में अपन ने पढ़ा कि न्यूक्लिक अम्ल से क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। सबसे पहले तो क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल को अगर अपन जल अपघटन करते हैं, तो ये अपन ने बात कर ली थी लेकिन कल वापस बता देता हूँ 1-2 मिनट में। न्यूक्लिक अम्ल से क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। न्यूक्लिक अम्ल से पॉलीपेप्टाइड बनता है और फिर पॉलीपेप्टाइड नहीं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। फिर न्यूक्लियोटाइड का अगर अपन क्या करें, न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है आपके, न्यूक्लियोटाइड से बनता है आपके न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल। न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फोरिक अम्ल बनता है। न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फोरिक अम्ल बनता है। और बात करें अपन न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल के अंदर, तो फिर न्यूक्लियोसाइड का अगर अपन जल अपघटन करते हैं, अगर अपन जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है इसका, न्यूक्लियोसाइड से आपका न्यूक्लियोसाइड डी राइबोस तो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। और दो प्रकार के होते हैं। तो अपन ने बात कर ली थी कि कार्बनिक क्षार पढ़ रहे थे अपन, तो कार्बनिक क्षार की भी डिटेल से बात कर ली। एक बार 2 मिनट लगेगा, वापस बताते रहा हूँ। कार्बनिक क्षार दो प्रकार के होते हैं आपके, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। पिरिमिडिन आपके 3 थे जो DNA और RNA के आधार पर। प्यूरिन आपके 2 थे, एक तो एडेनिन, दूसरा गुआनिन, ये 2 हो गए। और पिरिमिडिन के अंदर आपके क्या थे, 3 प्रकार के थे। पिरिमिडिन के अंदर क्षारक, पिरिमिडिन क्षारक 3 प्रकार के थे, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके, पहला तो था आपके एडेनिन। पिरिमिडिन के अंदर साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये 3 प्रकार के थे आपके, है ना। इसको एडेनिन को A से, इसको G से, और इसको C, T थाइमिन और U यूरेसिल। इस प्रकार से ये अपन ने कार्बनिक क्षार पढ़ लिए थे। आज अपन इसके आगे शुरू करते हैं कार्बनिक क्षार से आगे कि जो आपके न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं इनके बारे में। तो न्यूक्लिक अम्ल में अपने ये आपके बेसिक जो बात कर ली थी 2 मिनट के अंदर वापस पूरा पढ़ लिया, जिससे आप टॉपिक से जुड़ जाएं। अब इसके बाद में अपन शुरू करते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड। तो अगली हेडिंग लगा लो आप, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर न्यूक्लियोसाइड व न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोसाइड व न्यूक्लियोटाइड, इनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, इनके जो अपन ने पहले पढ़ा अभी, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर जल अपघटन करने पर जो बनता है वही न्यूक्लियोसाइड है। मतलब सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर कि एक क्षार एवं शर्करा के संयोजन से बनी इकाई को तो अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो पहले न्यूक्लियोसाइड की लिख दे, छोटी सी परिभाषा लिखवा दे रहा हूँ मैं आपको। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या है कि एक क्षार व एक क्षार तथा एक शर्करा, एक क्षार तथा एक शर्करा अणु, एक क्षार तथा एक शर्करा अणु के संयोजित रूप को एक क्षार एवं शर्करा अणु के संयोजन से बनी, एक क्षार एवं एक शर्करा अणु, शर्करा के संयोजन से बनी इकाई को क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। आगे बात समझ में। दूसरी बात करें अपन तो एक दूसरे के अंदर आपके न्यूक्लियोटाइड की बात करूं मैं आपके, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर हो जाएगा आपके, ये तो हो गई न्यूक्लियोसाइड की परिभाषा। अब न्यूक्लियोटाइड की बात करें अपन तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, क्षार शर्करा तथा फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल, क्षार शर्करा एवं फॉस्फोरिक अम्ल के संयोजन से, क्षार शर्करा एवं फॉस्फोरिक अम्ल के संयोजन से बनी इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। आगे बात समझ में। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की परिभाषाएं हो गई आपके। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड तो एक क्षार तथा शर्करा के अणु के संयोजित होने से बनी इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्षार शर्करा, एक क्षार भी जुड़ता है, शर्करा भी जुड़ती है और साथ में फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है, तो इनके संयोजन से जो बनी हुई इकाई है उनको अपन क्या कहेंगे, आपके न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अब इनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो मिटा दूँ सिंपल सी पहले तो परिभाषाओं के बाद में अपन अब न्यूक्लियोसाइड को शुरू करते हैं। न्यूक्लियोसाइड के बारे में और चर्चा करते हैं अपन। अब न्यूक्लियोसाइड के संदर्भ में हो जाएगी आपके, ये तो परिभाषा हो गई एक क्षार तथा एक शर्करा की इकाई के संयोजित होने, संयोजन से बनी इकाई को क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, आपके शर्करा में कार्बन परमाणुओं को क्षार से विभेद करने के लिए प्राइम जैसे इत्यादि को व्यक्त करते हैं अपन। अगर शर्करा में कार्बन परमाणुओं को अगर अपन को क्षार से अलग करना है तो उनके लिए अपन क्या करते हैं, करने के लिए कुछ जो नंबर देते हैं उनको अपन इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि शर्करा एवं क्षार को क्षार में विभेद करने के लिए क्या करते हैं, अंकों से दर्शाते हैं। जैसे 1 2 3 इस प्रकार से इत्यादि से व्यक्त किया जाता है, इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। तो शर्करा एवं क्षार में विभेद करने के लिए अंकों से विभेद दर्शाया जाता है, तो उनके द्वारा इनको व्यक्त किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियोसाइड में शर्करा का कार्बन और पिरिमिडिन का नाइट्रोजन के साथ प्यूरिन का नाइट्रोजन 9 के साथ जुड़ा रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर एक न्यूक्लियोसाइड की बात करूं मैं आपके लिए, एक न्यूक्लियोसाइड की बात करें अपन, तो एक न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है,
में शर्करा का कार्बन, तो में शर्करा के अंदर क्या होते हैं आपके कार्बन होते हैं, तो शर्करा का C1, सी का मतलब क्या हो गया कार्बन 1, लिखो शर्करा का कार्बन, कार्बन के अंदर अपन लिख सकते हैं C1, तो कार्बन के अंदर तो हो जाएगा आपके C1। और बात करें अपन तो पिरिमिडिन का नाइट्रोजन जुड़ा रहता है, क्या होता है पिरिमिडिन का एक न्यूक्लियोसाइड की क्या क्या जुड़े रहते हैं न्यूक्लियोसाइड में, क्षार और शर्करा जुड़ी रहती है। तो क्षार प्रकार के कितने होते हैं, क्षार होते हैं आपके, क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, तो दोनों जुड़ेंगे। तो प्यूरिन का तो जुड़ा, पिरिमिडिन का जुड़ा रहता है नाइट्रोजन, क्या जुड़ा रहता है आपके नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिख दे रहा हूँ, नाइट्रोजन। पिरिमिडिन का जुड़ा रहेगा आपके नाइट्रोजन 1, मतलब N1, नाइट्रोजन जुड़ा रहेगा। नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा रहेगा आपके प्यूरिन का, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा आपके प्यूरिन के साथ प्यूरिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन तो क्या है, नए सब तो है नहीं, क्योंकि क्षार अपन ने दो प्रकार के पढ़ लिए, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के भी दो प्रकार होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, थाइमिन। ये आपके पिरिमिडिन के 3 देखे अपन ने, जो आरएनए डीएनए के अंदर दो होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके पिरिमिडिन के अंदर आपके होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसके अंदर प्यूरिन के नाइट्रोजन, प्यूरिन के नाइट्रोजन N9 के साथ जुड़ा रहता है, के साथ जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं। तो प्यूरिन के नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। तो आरएनए तथा डीएनए प्रत्येक में 4 विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोसाइड जुड़े रहते हैं। तो ये आगे बात समझ में, एक न्यूक्लियोसाइड में शर्करा का कार्बन फर्स्ट, पिरिमिडिन का नाइट्रोजन 1 और प्यूरिन का नाइट्रोजन 9 के साथ जुड़ा रहता है। और प्रत्येक आरएनए तथा डीएनए में 4 विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोसाइड जुड़े रहते हैं। जैसे राइबोज और एडेनिन के जुड़ने से क्या बनेगा आपके न्यूक्लियोसाइड को अपन एडिनोसिन, ये मिटा दूं, मतलब क्या होता है आरएनए और डीएनए के अंदर 4 विभिन्न प्रकार के आरएनए व डीएनए, आरएनए व डीएनए में 4 क्या जुड़े रहते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड जुड़े रहते हैं। 4 विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जुड़े रहते हैं, 4 विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोसाइड जुड़े रहते हैं। तो आरएनए व डीएनए में 4 विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोसाइड जुड़े रहते हैं। तो उनके अंदर कैसे जुड़ते हैं, एक एग्जांपल बताऊंगा मैं। पहले तो सीधी सी बात, न्यूक्लियोसाइड होता है क्या है, जिसके अंदर क्या होता है, एक तो क्षार जुड़ा रहता है और एक शर्करा का अणु संयोजित होता है, तो उससे बनने इकाई को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। आगे बात समझ में। फिर शर्करा तथा क्षार को विभेद करने के लिए अंकों को दर्शाया जाता है, कि अलग अलग प्रकार से अंकों में दर्शाते हैं अपन कि शर्करा क्या है। तो अपन न्यूक्लियोसाइड में एक शर्करा को अपन जैसे कार्बन का अणु होता है कार्बन फर्स्ट, पिरिमिडिन में नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फर्स्ट है, प्यूरिन के अंदर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन 9 से के साथ में एक न्यूक्लियोसाइड जुड़ा रहता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें अपन तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपके सिंपल सी परिभाषा ध्यान रखनी, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है न्यूक्लियोसाइड व न्यूक्लियोटाइड को परिभाषित कीजिए इस प्रकार से, या एग्जाम्पल लिखिए, तो ऐसे कुछ 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन बनता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर। फिर अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो जैसे न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या जुड़े रहते हैं आपके, एग्जाम्पल के अंदर बात करें न्यूक्लियोसाइड के अंदर, जैसे राइबोज तथा एडेनिन, राइबोज तथा एडेनिन है ना, वो एडेनिन के संयोजन से, राइबोज तो क्या होगा शर्करा, एडेनिन क्या होगा क्षार, तो एक शर्करा और एक क्षार से ही तो क्या बनता है न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो ये शर्करा हो गई, ये क्षार हो गया, के संयोजन से बने न्यूक्लियोसाइड को क्या कहेंगे अपन, को एडेनोसिन
बने न्यूक्लियोसाइड को एडेनोसिन कहते हैं। आगे बात समझ में सिंपल सी बात है, राइबोज तथा एडेनिन के संयोजन से बनने न्यूक्लियोसाइड को अपन क्या कहते हैं, एडेनोसिन कहते हैं। ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोसाइड का नाम हो गया, है ना। तो ये तो हो गई आपके राइबोज, तो क्या हो गई आपके शर्करा, और ये हो गया आपके क्षार। तो अपन ने न्यूक्लियोसाइड की परिभाषा यही देखी थी कि एक शर्करा एवं एक क्षार के अणु के संयोजन से बनी इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो राइबोज और एडेनिन के संयोजन से कौन सा न्यूक्लियोसाइड बना, एडेनोसिन। इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है न्यूक्लियोसाइड की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल के संदर्भ में, ठीक है। तो ये आपके हो गए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड कंप्लीट हो गया। और बात करें अपन तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी सिंपल से ऐसी ही बातें हैं आपके न्यूक्लियोटाइड के अंदर। देखो अब आके बात करें अपन न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोसाइड कंप्लीट हो गया, अब वापस न्यूक्लियोटाइड लिख दे रहा हूँ। तो न्यूक्लियोसाइड के बाद में नंबर 2 हो जाएगा आपके न्यूक्लियोटाइड। परिभाषा तो मैंने लिख दी, लेकिन एक बार वापस देखो आप कि एक न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक अणु के संयोजन से बनी न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक शर्करा एवं क्षार जुड़ते हैं, है ना। तो वो भी लिख सकते हैं अपन। तो एक न्यूक्लियोसाइड है, एक न्यूक्लियोसाइड, एक न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या जुड़े रहते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोसाइड के अंदर होते हैं आपके शर्करा व क्षार। न्यूक्लियोसाइड के अंदर शर्करा व क्षार के साथ क्या जुड़ जाता है, इसके साथ में फॉस्फोरिक अम्ल, इसके साथ में इसके साथ में अगर फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ा रहेगा, फॉस्फोरिक अम्ल के एक अणु, फॉस्फोरिक अम्ल के एक अणु के संयोजन से, फॉस्फोरिक अम्ल के एक अणु के संयोजन से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। परिभाषा हो गई, समझ में आ गई आपके कि जैसे न्यूक्लियोसाइड के अंदर तो एक क्षार एवं शर्करा जुड़ता था, अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक अम्ल के एक अणु के संयोजन से क्या बनेगा, आपके न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो परिभाषा हो गई क्लियर। अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है, फॉस्फोरिक अम्ल और शर्करा जुड़ी रहे, फॉस्फोरिक अम्ल और शर्करा एवं क्षार जुड़ा रहता है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे शर्करा के क्या हो सकते हैं और क्षार के क्या हो सकते हैं, तो इसके अंदर क्या जुड़ सकता है, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल शर्करा के C5 से, अथवा ये किससे जुड़ सकता है, आपके C3 से, C3 से जुड़ सकता है। कौन, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर शर्करा का क्या, या तो C5 से जुड़ता है या फिर C3 के साथ संलग्न होता है। और राइबोज शर्करा में फॉस्फोरिक अम्ल से भी संलग्न हो सकता है। राइबोज शर्करा में तो फॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है, C2 के साथ में भी संलग्न जुड़ सकता है, मतलब। तो फॉस्फोरिक अम्ल में शर्करा C5 से, C3 से किसके अंदर जुड़ती है, आपके DNA के अंदर जुड़ती है, और RNA के अंदर आप यहाँ पर राइबोज शर्करा के अंदर बात करें तो C2 के साथ में भी जुड़ सकती है। अब शर्करा में फॉस्फेट समूह के साथ जुड़ने के अनुसार न्यूक्लियोटाइडों को क्रम से अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ये किस प्रकार से जोड़ते हैं उसके आधार पर इनको क्या होता है, अलग अलग भागों में जोड़ा जाता है, जिन्हें अपन क्या कह सकते हैं, फॉस्फेट समूह के आधार पर इनको अलग अलग भागों में जोड़ सकते हैं। तो इनके बारे में मिटा दो। ये तो फॉस्फोरिक अम्ल DNA में तो C5 एवं C3 के साथ में जुड़ता है, और इसके अंदर आपके राइबोज शर्करा के अंदर C2 के साथ में भी जुड़ सकता है। ये बात हो गई। अब शर्करा के क्या होते हैं, शर्करा में फॉस्फेट समूह होता है, फॉस्फोरिक अम्ल का जो फॉस्फेट समूह होता है, फॉस्फेट समूह में के संलग्न, फॉस्फेट समूह में संलग्न स्थान के
के अनुसार ही संलग्न, मतलब संलग्न का मतलब जुड़े हुए स्थान के स्थान पर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जुड़ी जगह पर, है ना, जुड़े हुए स्थान, या फिर संलग्न कुछ भी कह सकते हैं अपन। संलग्न का मतलब क्या होता है, जुड़ता ही तो है। तो संलग्न स्थान के अनुसार ही न्यूक्लियोटाइडों को क्रमशः क्या कहा जाता है, अलग अलग नाम से कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइडों को क्रमशः अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे देखो इसके अंदर, जैसे 5 फॉस्फेट का P लगाया जाता है, कार्बन का वापस H और फिर OH, इस प्रकार से इसका लिखा जाता है। अथवा क्या होता है, इसको अगर 3 से जुड़े हो तो 3 फॉस्फेट, 5 और OH, इस प्रकार से भी न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो सिंपल सी बात हुई कि शर्करा की फॉस्फेट समूह के साथ जुड़ने के स्थान के अनुसार इनका नाम लिखा जाता है न्यूक्लियोटाइडों को। अगर पहले 5 से C5 से जुड़ता है तो पहले C5, फिर फॉस्फेट समूह, फिर 3 और OH समूह। इसी प्रकार अगर 3 से पहले जुड़ता है 3 फॉस्फेट समूह, 5 और OH के साथ में न्यूक्लियोटाइडों को कहा जाता है। ये इनके जैसे जुड़ता है उसी के आधार पर नाम हो जाते हैं। और न्यूक्लियोटाइडों को अंग्रेजी के 3 बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है। आगे बात, ये तो आगे बात समझ में कि सिंपल सी बात है कि कैसे लिखते हैं इनको, जुड़े हुए को। 3 के साथ में जुड़ता है तो पहले 3 को, और 5 के साथ में जुड़ता है तो पहले 5 से लिखा जाता है। सिंपल सी बात है। अब न्यूक्लियोटाइडों को अंग्रेजी के 3 बड़े अक्षरों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये बात ध्यान रख लेना। न्यूक्लियोटाइडों को अभी लिख के बताऊंगा मैं आपको कैसे लिखा जाता है। न्यूक्लियोटाइडों को अंग्रेजी के, जैसे अपन ने एंजाइम के अंदर पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ा था, लिखने का तरीका, तो न्यूक्लियोटाइडों को अंग्रेजी के क्या होता है, आपके 3 अक्षर, अंग्रेजी के 3 बड़े अक्षरों, अंग्रेजी के 3 बड़े अक्षरों से द्वारा लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है कैसे लिखते हैं, देखो अभी अंग्रेजी के 3 बड़े अक्षरों से कैसे लिखा जाता है। जैसे एक एडेनोसिन तथा एक फॉस्फेटिक अणु के संयोजन से न्यूक्लियोटाइड को एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कहा जाता है। मतलब क्या होगा, जैसे एडेनोसिन तो क्या होगा, एक न्यूक्लियोसाइड हो गया, और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक समूह जुड़ता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। आगे बात समझ में। जो न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल अपन ने देखा था, एडेनिन और राइबोस शर्करा जुड़ती है तो एडिनोसिन बनता है ना। तो एडिनोसिन, जैसे एडिनोसिन तथा, ये एग्जाम्पल है आपके लिए ना, उदाहरण की बात कर रहा हूँ मैं। तो एडिनोसिन तथा क्या जुड़ा हुआ है, एडिनोसिन तथा एक फॉस्फेटिक अणु, फॉस्फोरिक अम्ल का अणु, फॉस्फेटिक अणु के संयोजन से, फॉस्फेटिक अणु के संयोजन से बने न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे, उसका नाम हो जाएगा आपके न्यूक्लियोटाइड को अपन क्या कहेंगे, ये एडिनोसिन, और ये एक अणु जुड़ा हुआ है इसका तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 डाइफॉस्फेट है ना। तो एडिनोसिन एक अणु जुड़ा हुआ है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जुड़ा रहता है। इसके अंदर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक तो ये आपके क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, दूसरा आपके ये न्यूक्लियोसाइड के साथ में जुड़ा हुआ है कौन सा, फॉस्फेटिक अणु, जिसके अंदर अपन बात करते हैं फॉस्फेटिक अणु की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड बन गया आपके एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं अपन इसको, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसिन मोनोफॉस्फेट कहेंगे इसको। इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसका शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा, अपन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एडिनोसिन का अपन ले लेंगे इसको, अगर अपन कैसे लिखते हैं तो इसे अपन कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ए एडिनोसिन का ए, मोनो का एम, पी फॉस्फेट का पी, तो AMP से व्यक्त कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड को लिखने का तरीका ये हो गया। न्यूक्लियोटाइड को अंग्रेजी के 3 बड़े अक्षरों से लिखते हैं। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल लिया अपन ने, एडिनोसिन तो न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेटिक अणु जुड़ा, तो क्या बन गया, एक अणु जुड़ा तो मोनो लगता है, 2 जुड़ता है तो डाई लगता है, 3 जुड़ता है तो ट्राई, 4 जुड़ता है तो टेट्रा, इस प्रकार से।
तो एडिनोसिन के साथ में मोनो जुड़ा, एक अणु जुड़ा तो मोनो फॉस्फेट बन गया। तो इसे अपन क्या कहेंगे, एडिनोसिन का अपन ने क्या ले लिया, एडिनोसिन का ए लिया, मोनो का एम ले लिया और फॉस्फेट का क्या ले लिया, पी ले लिया, तो क्या बन गया AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर क्या होता है। तो इस प्रकार से अपन ने न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइडों के बारे में चर्चा की। न्यूक्लियोसाइड तो क्या होते हैं, एक शर्करा एवं क्षार जुड़ने से न्यूक्लियोसाइड बनता है और न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड से मिलकर क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड का ही बहु मतलब ऐसे पूछ सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का बहुलक क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड है, और न्यूक्लिक अम्ल का बहुलक कौन है, तो न्यूक्लियोटाइड है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो ये हो गए आपके न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल के कंप्लीट। ठीक है ना, इसके आगे की बात जो अपन अगली क्लास में करेंगे।